लेकिन बच्चों यहां पर क्या हुआ था, जब पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, तो यहां पर ऐसा कोई निश्चित समय अंतराल नहीं बताया गया था कि हम कब से कितने समय बाद फिर क्या करेंगे, जनगणना करेंगे। मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ चुका है, चाइना हमसे पीछे चला गया है। ठीक है, तो हम इस चीज में कह सकते हैं कि हमने चाइना को पछाड़ दिया है। भले हम बहुत सारी चीजों में चाइना से पीछे हैं, लेकिन इस मामले में हम आगे हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, लेकिन आबादी के मामले देखो तो यूपी से भी बहुत कम है। यूपी में कहा 16% और कहा यहां पर 5.5% है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर को करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। और ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है। इसके बाद क्या होता है, जो 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है यूपी एंड बिहार सारे सभी बोर्ड्स के जो है एग्जाम है उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो भी 9th और 10th के हैं, यूपी बिहार एमपी और जो भी बोर्ड्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत और बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मजा भी आएगा। थोड़े सा डाटा आपको पढ़ने पड़ेंगे आज। ठीक है, आज हम पीपीटी की कुछ ज्यादा ही यूज करेंगे क्योंकि आज डाटा है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं, तो हम फैक्चुअल चीजें, आपको कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ेंगी, ये मैं बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जितना बार आप पढ़ोगे, जितना आप याद करने की कोशिश करो, उतना आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, कुछ चीजें इसमें डायमेंशनल हैं, कुछ चीजें समझाने वाली हैं, तो वो भी मैं करता चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या कौन कौन से टॉपिक है इसमें। देखो देखो, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जनगणना मतलब जनगणना क्या है, जनगणना की शुरुआत कब से होती है, ये बात हम करेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या की भारत की जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितना प्रतिशत है, दुनिया में हम कितने नंबर पर हैं। ठीक है, और हमारे भारत में किस तरीके से जनसंख्या का वितरण है, मतलब किस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, किस में कम है, किन इलाकों में जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है, किन में कम कर रही है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे बच्चों जनसंख्या घनत्व, यानी एक प्रति इकाई किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फिर जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, किस राज्य का सबसे अधिक है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या क्या कारण रहे हैं और कौन से चीजें हैं जिसके जो क्या है इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर आयु संरचना के बारे में बात करेंगे, जैसे हम क्या बालक की बात करेंगे, किशोर की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, वृद्ध की बात करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना, यानी जो काम करने वाले जो लोग हैं हमारे भारत में कितना है, दुनिया में कितना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कुछ ये टॉपिक्स रहने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते चलना, कुछ डाटा है इसका नोट करते चलना और हम चीजें आगे बढ़ते चलेंगे। देखो सबसे बड़ी अगर हम बात करें बच्चों, जनगणना क्या है बच्चों। देखो जनगणना का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। लेकिन क्या मतलब क्या होता है कि किसी विशेष स्थान में, ठीक है, या किसी देश विशेष में रहने वाली आबादी का एक समय अंतराल में जो उसका क्या किया जाता है, जो उसकी आधिकारिक गणना की जा रही है, जो समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जो उसकी आधिकारिक गणना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। ठीक है, किसी देश में, ठीक है, रहने वाली आबादी का निश्चित समय अंतराल में की जाने वाली आधिकारिक गणना को हम क्या कहते हैं बच्चों, जनगणना कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से होती है। तो भारत में जब ब्रिटिश हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, ठीक है, जब हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, उसी समय से क्या है भारत में जनसंख्या गणना की क्या है बच्चों, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों तो जनगणना की शुरुआत 1872 यानी 1872 में होती है सबसे पहले, और इस समय भारत में जो अंग्रेज गवर्नर होता है उसका नाम होता है लॉर्ड मेयो। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, लॉर्ड मेयो नाम है। ठीक है,
ये याद रखना। अब देखो यहां एक बात यहां याद रखना है कि भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई, ये तो बात सही है, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, जब जनगणना की गई तो यहां पर यह नहीं बताया गया कि जनगणना कितने साल में होगी, क्या क्या हमारा यह रहने वाला, बस यहां पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, यानी जैसे आज हम कहते हैं कि हमारी हर 10 साल में क्या है जनगणना होती है, हर 10 साल में एक डाटा आता है। जैसे पिछला वाला जो अगर हम बात करें जनसंख्या का जो डाटा आया था वो क्या है 2011 का है, अभी 2021 वाला रिलीज नहीं हो, लेकिन जनसंख्या जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो हर साल 10 साल में क्या होती है जनगणना होती है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या हुआ था, जब पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी तो यहां पर ऐसा कोई निश्चित समय अंतराल नहीं बताया गया था कि हम कब से कितने समय बाद फिर क्या करेंगे, जनगणना करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो 1872 में गवर्नर कौन थे इस समय, लॉर्ड मेयोर थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोबारा फिर कब जनगणना हुई, तो बच्चों दोबारा जनगणना हुई ब्रिटिश काल में ही हुई 1881 में। पहली बार एक संपूर्ण जनगणना, यानी अगर हम बात करें तो पूरे भारत की, ठीक है, यहां पर क्या हुई आबादी की जनगणना की गई। दूसरी बात यहां पर क्या है, अब निश्चित कर दिया गया कि हर 10 वर्ष बाद क्या होगा, हर 10 वर्ष में क्या होगा जनगणना की जाएगी, हर 10 वर्ष में क्या होगी जनगणना की जाएगी। यहां पर एक निश्चित समय एक समय निश्चित कर दिया गया कि इतने सालों के बाद क्या होगी, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होगी जनगणना की जाएगी। इस बार यहां पर क्या कर दिया। और इस समय जो गवर्नर थे बच्चों, इस समय जो गवर्नर थे भारत में, उनका नाम था बच्चों लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखना बच्चों, इनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में क्या है, लगातार क्या है जनगणना की शुरुआत हो गई, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में क्या है जनगणना की जाएगी। ठीक है, तो दोबारा 1881 में जब जनगणना की गई तो उसी समय से क्या है प्रत्येक 10 वर्ष में क्या है जनगणना होती है। अब वह तब से क्या है आज तक हमारे भारत में क्या है 10 वर्ष में क्या है जनगणना होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कुछ चीजें थी जो आपको समझना था, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है मेरे लाल लालियों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर हम आगे बढ़ते चलें। ठीक है, आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको अपनी कॉपी में लिख लो आराम से एक जगह पर कहीं पर। ठीक है, और जो है और ये देखो ये हमेशा के लिए काम आने वाला है। और इसके बाद जो नया कुछ चीजें इसमें मैंने नई भी जोड़ी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इसका रिवीजन करते रहो। और ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों भारत की जनसंख्या का आकार की बात करते हैं बच्चों। देखो आप सभी जानते हो कि भारत की जनसंख्या 2011 में लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, 121 करोड़ के आसपास थी। तो देखो यहाँ पर मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें बच्चों, वर्तमान में लगभग बच्चों अगर हम बात करें तो 145 करोड़ हमारे यहाँ जनसंख्या वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये 2024 का डाटा है, मार्च 2024 का डाटा है। यहां पर क्या है, यहां पर अभी वर्तमान में हमारे भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है और हम विश्व में नंबर 1 पर आ चुके हैं बच्चों। सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है वो जो कौन है बच्चों, भारत। तो हम अभी नंबर 1 पर आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या बच्चों नंबर 1 पर आ चुके हैं। तो याद रखना, अब हमने चाइना को, चीन जो है, चीन को पीछे छोड़कर क्या है, चीन अब क्या है दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखो जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5% है, यानी पूरी जनसंख्या का। ठीक है, कुल आबादी का, पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उसका 17.5% जो आबादी है वो हमारे भारत में रहती है। लेकिन और वर्तमान में बात करें बच्चों, देखो वर्तमान में कितनी है तो 17.78 यानी 17.78% क्या है बच्चों आज है वर्तमान में। ठीक है, यानी बढ़ गई है। ठीक है, यानी क्या है बढ़ गई है। तो ये देखो ये आपका 2011 का डाटा दिया है और ये जो चीजें है ना बच्चों ये मैंने अभी तुरंत का डाल दिया ताकि आपको अभी का भी कुछ पता हो। ठीक है, अपडेट भी आप रहो। एनसीईआरटी में वो अपडेट नहीं है क्योंकि वो पुराना डाटा है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 2011 की जनगणना का तो आपको डाटा दिया, साथ में मैंने कुछ आज वर्तमान का भी दे दिया ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी कि 2011 के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या किसी भी देश की लगातार बढ़ रही है, तो कितनी बड़ी है कितनी हो गई है ये चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों मेरे, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आप देखो यार यह 121 करोड़ लोग भारत के 13.2 लाख, आपको पता होगा कि भारत का कुल एरिया कितना है बच्चों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, आपको पता होगा मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ज्योग्राफी का ये, इसमें जिन्हें मैंने बताया था कि इसका कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये वही शॉर्ट में लिखा है 13.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। विश्व के स्थलीय भाग का कितना है बच्चों? 2.45% है, यहां पर 2.4 लिखा है, तो 2.4% है हमारा। यानी अगर हम बात करें तो दुनिया में अगर 100% क्षेत्रफल है तो उसका मात्र 2.4% यानी 2.4% क्या है क्षेत्रफल हमारे पास। अब आप सोचो कि आबादी हमारे पास 17.5% है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 17.78 है ना, 17.78 हमारे पास है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा, 17.78% है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है बच्चों? 2.4% है। तो यानी क्षेत्रफल बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या है, हमारे जो भूमि है उस पर क्या है, अब दबाव क्या है, जनसंख्या का दबाव क्या है, ज्यादा बढ़ने लगा है, ठीक है, कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से क्या है, वितरित है बच्चों, ठीक है। क्लियर है बात, ये क्लियर है। अब यहां पर देखो बच्चों की जनसंख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर क्या है, पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, ये 2011 का इमेज है, ठीक है बच्चों। इस चीज को याद रखना कि ये 2011 का, देखो पूरे विश्व में कितनी है, तो पूरे विश्व में 82.5% है, ठीक है। और भारत में कितनी थी 2011 में? 17.5%। और अभी कितनी है बच्चों? तो अभी अगर हम प्रतिशत की बात करें तो पूरे भारत में कितनी है, तो 17.78% है, ठीक है। अब इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको बढ़ा दो, उसी हिसाब से क्या है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो भारत में अभी अगर हम बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल तो घटा बढ़ा नहीं है, क्षेत्रफल तो उतना ही है भैया, हमने क्षेत्रफल तो कोई बढ़ाया नहीं है। तो क्षेत्रफल पहले भी उतना था भारत के पास, आज भी उतना है, लेकिन आज आबादी क्या है बच्चों, बढ़ चुकी है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होगी, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ चुका है, चाइना हमसे पीछे चला गया है, ठीक है। तो हम इस चीज में कह सकते हैं कि हमने चाइना को पछाड़ दिया है, भले हम बहुत सारी चीजों में चाइना से पीछे हैं, लेकिन इस मामले में हम आगे हैं। और हम कह सकते हैं कि चाइना अब तुम हमसे पीछे हो, एक मामले में हम हमेशा बोल सकते हैं, उसको चिढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो अब देखो भारत की जनसंख्या का वितरण, देखो जनसंख्या की वितरण का मतलब समझो क्या होता है। मतलब अगर हम बात करें, हमारे भारत में आज वर्तमान में 145 करोड़ जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या क्या सब जगह एक समान है? क्या सारे राज्यों में एक जैसी जनसंख्या है? क्या सारे राज्यों में एक जैसी जनसंख्या? तो नहीं। या सारे क्षेत्रों में एक जैसी जनसंख्या? तो नहीं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैदानी इलाके में क्या है, जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, पहाड़ी इलाके में जनसंख्या कम निवास कर रही है, पठारी इलाके में जनसंख्या कम निवास कर रही है, तो ये भी है। और कुछ राज्यों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी है, ठीक है, बिहार है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है, इन जगहों पर क्या है बच्चों, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, ठीक है, इन जगहों पर क्या है, जनसंख्या कम है। तो आपको यही समझना है कि जनसंख्या का वितरण भारत में किस तरीके का है, ठीक है। क्लियर बात बच्चों? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपको पता है बच्चों ये कि उत्तर प्रदेश ने बच्चों क्या है, इसमें हमारे यहां परचम लहरा रखा है, ठीक है। मतलब यहां पर इन्होंने एकदम ठान ली है कि हम भारत को आगे बढ़ा के रहेंगे, हम भारत को चाइना से नंबर 1 कर देंगे पॉपुलेशन में, और इन्होंने करके दिखा दिया बच्चों। अकेले इनकी जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 25 करोड़। यूपी में अकेले 25 करोड़ लोग निवास करते हैं बच्चों। 145 करोड़ में अकेले यूपी में 25 करोड़ लोग निवास करते हैं, आप सोच सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यूपी क्या है बच्चों, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। ये मैं कब की बता रहा हूं बच्चों, ये 2024 का डाटा बता रहा हूं, ठीक है। और 2011 में कितने थे पॉपुलेशन यूपी की, तो लगभग 16 करोड़ के आसपास। देखो उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है, ठीक है। 2000 कितना है, 16% क्या बच्चों निवास करता है। उस समय की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ के आसपास थी जबकि हम डाटा बात कर रहे हैं, तो ये 16%। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 25 करोड़ के आसपास यूपी की जनसंख्या क्या है, हो चुकी है, जो कितना है बच्चों, भारत की जनसंख्या का 16%, ठीक है। दूसरी ओर देखो बच्चों, दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही। मैंने बताया ना, कुछ राज्यों में भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी है, बिहार है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और इनके अगर हम बात करें इनके अपोजिट में, अगर हम बात करें तो फिर क्या है, सिक्किम है, गोवा है, या नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां की जनसंख्या क्या है बच्चों, कम है, ठीक है, 6 लाख है। तथा लक्षद्वीप में केवल देख लो बच्चों 64,429 लोग निवास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई। अब देखो भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में, आप समझ रहे हो ना बच्चों, जैसे 145 करोड़ जो है
जनसंख्या हमारे भारत की है उसमें से आधी आबादी, ठीक है, 145 करोड़ को कितना होगा, इसको मान लो 150 तो 75, यानी अगर हम बात करें तो लगभग 73 करोड़ जो है जनसंख्या कहां निवास कर रही है। 73 करोड़ जनसंख्या लगभग कहां, उत्तर प्रदेश में देखो बच्चों, ठीक है, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में। और ये राज्य कहां पर है बच्चों, तो आप देख लो, ये इनमें से जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये बच्चों मैदानी इलाके वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र में, ठीक है, इसका कुछ भाग पठारी है, कुछ मैदानी है। आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग, क्या उत्तर वाला भाग क्या है, आपको कुछ क्या है, जो महानदी और कावेरी कृष्णा नदी के जो द्वारा क्या है तलहटी में बसाया गया, इसलिए वहां पर क्या है आबादी आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां भारत की लगभग आधी आबादी क्या है, लगभग कह लो कि एक तरीके कह लो कि लगभग 73 करोड़ क्या है लोग निवास करते हैं। बाकी लोग क्या है, बाकी अन्य राज्यों में, यानी 28 राज्य हैं जिसमें से और कुछ 6 यूनियन टेरिटरी भी, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, जिसमें से मात्र 5 राज्यों में आप सोच लो इतने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी जनसंख्या का क्या है बच्चों, बहुत असमान वितरण है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम, अब इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है, ठीक है, 5.5% है बच्चों। कितनी जनसंख्या है, कुल आबादी का कितना बच्चों, 5.5%। क्यों यहां पर, क्योंकि ये इलाका बच्चों कैसा है, तो ये रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, इसलिए यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर लोग कम निवास करते हैं, ठीक है, यही रीजन है। आप बल्कि क्षेत्रफल क्या है बच्चों, इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, लेकिन आबादी के मामले देखो तो यूपी से भी बहुत कम है। यूपी में कहा 16% और कहा यहां पर 5.5% है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, पहला अध्याय पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों। तो आप लोग बताओगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताओगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये भी बताओगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आगे पढ़ा दूं मैं, ठीक है, आप दोनों ही कमेंट करके बताओगे कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है, दोनों ही कमेंट करके बताओगे। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, बात करेंगे जनसंख्या घनत्व बच्चों। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बच्चों प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व। मतलब प्रति इकाई किलोमीटर में रहने वाले जो भी लोग हैं, मान लो जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में ये इसको अलग अलग मतलब इकाई में बांट दो। अब इस इकाई में कितने लोग रह रहे हैं, फिर दूसरे इकाई में कितने लोग रह रहे हैं, फिर तीसरे में कितने रह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या आप सिर्फ प्रति इकाई क्षेत्रफल लिख सकते हो, प्रति इकाई किलोमीटर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, ये बात सीधी सी बात है, मोटी मोटी बात है कि एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि बच्चों भारत में जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। कितना था बच्चों, 1 किलोमीटर में मान लो कितने लोग रह रहे हैं, 382 लोग, है ना। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं बच्चों, 382 लोग। तो इसी को तो मैंने बोला कि एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी कह लो कि यह प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और देख लो भारत में 1 किलोमीटर में बच्चों कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं बच्चों, 382 लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर वही देखो आज वर्तमान की अगर हम बात करें बच्चों तो कितना है, पहले 2011 के अकॉर्डिंग 382 था, आज वर्तमान के अकॉर्डिंग कितना है, 488 है बच्चों, ठीक है। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मैंने देखो मेहनत की है, मैंने पुराना डाटा दिया है, एनसीईआरटी में नया डाटा अपडेट नहीं है। बहुत सारे टीचर वही पढ़ाते जाते हैं, कुछ अपडेट नहीं करते। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ये रहती है कि मैं बच्चों को कितना बेस्ट दे पाऊं, उनको कैसे कनेक्ट अपडेट रख पाऊं, एसएसटी में भी जो भी चीज अपडेट हो रही, और कोई भी चीज ऐसी है जो अपडेट होती है तो मेरी पीपीटी में आपको वो चीज हमेशा अपडेट मिलेगी। जैसे मैंने आपको पॉलिटी में बहुत सारी चीजें अपडेटेड पढ़ाई है, इकोनॉमी में पढ़ाई है, ज्योग्राफी में भी अब जो चीजें अपडेट हो गई है मैं उसको अपडेट करके पढ़ाता हूं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज रहे आज की भी और पुरानी चीजें भी, और आप कंपेयर कर पाओ, तभी आपकी एनालिटिक की जो पावर है वो ज्यादा बढ़ेगी,
ठीक है, तो मैंने पुराना डाटा भी आपको क्या है दिया है। अब देख लो बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों? आप सभी जानते हो बिहार है बच्चों। ठीक है, आप सभी जानते हो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों? बिहार है। और यहां कितनी है बच्चों जनसंख्या? ना तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में यहां पर क्या है 1102 व्यक्ति क्या है रहते हैं 1 किलोमीटर में। और पूरे भारत का कितना है बच्चों? और भारत का औसत कितना है? 382, यानी इसका तो भारत से भी ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया से भी क्या है इसका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश है बच्चों। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसमें देखो कितने कम लोग रह रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर में यहां पर मात्र 17 लोग रह रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रह रहे हैं। और कहां? बिहार में 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? तो 1102 किलोमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार जो है वो मैदानी इलाका है, जहां पर कृषि करना, निवास करना बहुत आसान होता है। और जो मेघालय अरुणाचल प्रदेश है वो हिमालय क्षेत्र में है, और वहां पर खेती करना आम नहीं पॉसिबल है, या आप वहां पर जैसे हर एक चीज की फसल नहीं उगा सकते। वहां पर आप क्या कर सकते हो? चाय का या और चीजों का उत्पादन कर सकते हो। तो इस वजह से क्या है वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है और बिहार में क्या है बच्चों ज्यादा है। क्लियर है बात ये चीजें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेगो, फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि पर बच्चों, यानी जनसंख्या बढ़ी और बड़ी है तो उसके कारण क्या है, और जनसंख्या वृद्धि में कुछ सिद्धांत है, हम उसको भी क्या करेंगे बच्चों पढ़ेंगे। बच्चों देखो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में बढ़ने वाली बच्चों जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब किसमें करेंगे बात? ये तो देश में या राज्य में, या तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? किसी विशेष समय अंतराल में किसी राज्य या देश में के निवासियों की संख्या है ना की संख्या में परिवर्तन को क्या कहेंगे बच्चों? या संख्या में वृद्धि को क्या कहेंगे बच्चों? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, यानी अगर हम फिर से एक बार बोलें तो किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे आज हम लोग हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि को कैसे नापा जाता है, कितने साल में? तो प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। तो इसीलिए क्या है आप लोग 10 वर्ष मान लो। ठीक है, तो हम लोग 10 वर्ष में क्या करें जनगणना होती तो पता चलता है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये जनसंख्या घटी है। हालांकि 1971 से लेकर क्या है लगातार जनसंख्या क्या है बढ़ती ही जा रही है, तो अब जनसंख्या क्या है बच्चों वृद्धि ही हो रही है। ठीक है, कुछ देशों में या कुछ राज्यों में कह लो कि भारत में जैसे हम बात करें कुछ राज्य हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि रुकी है, और कुछ देशों में, विश्व के कुछ देशों में भी क्या है जनसंख्या वृद्धि रुकी है। जैसे बच्चों चाइना में जनसंख्या वृद्धि क्या है बच्चों? घटी है। ठीक है, इसीलिए तो वो हमसे पीछे चला गया है ना। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हो गई। अब आप देख लो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है। बहुत आसान है बच्चों इसको समझना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो हर एक देश और राज्य के अंदर जनसंख्या रह रही है, एक आबादी रह रही, उस आबादी में कितना परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जितना परिवर्तन हुआ उतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव है, कहीं पर निगेटिव है। ठीक है, क्लियर है बात ये? अब देखो इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो निरपेक्ष वृद्धि जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, यानी प्रति वर्ष मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो अपने यहां जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं? हर 2 साल में नापते हैं। तो वो 2 साल में 100 लोगों की जनसंख्या में कितने लोग बढ़े, यानी 100 लोगों में अगर गिनती गई 100 में कितने बढ़ गए, 100 में 102 बढ़े, 103 हो गए या 4 हो गए, उसको क्या कहेंगे बच्चों? प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में के द्वारा वृद्धि। ठीक है, अब देखो निरपेक्ष वृद्धि को समझो बच्चों। देखो क्या है? प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। जैसे बच्चों क्या है कि जो हमारे यहां है, हम अपने यहां जनगणना कब करते हैं? 10 वर्ष में करते हैं। तो 10 वर्ष में एक दशक में बढ़ी जनसंख्या, ठीक है, क्या है बच्चों? कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। ये तो आप समझ ही रहे हो। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? तो जनसंख्या निरपेक्ष वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो मान अभी क्या है, हमने क्या किया था 2001 में जनगणना एक डाटा आया था और फिर दूसरा डाटा आया 2011 में। दोनों में क्या कर देंगे? 2001 को क्या कर देंगे? 2001 की जनसंख्या को क्या करेंगे बच्चों?
11 की जनसंख्या से बच्चों क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 2001 की जनसंख्या को क्या करेंगे, 2011 की जनसंख्या से घटा देंगे। तो जितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी, जो मतलब निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। यानी हम बेस ईयर बनाते हैं, 2 बेस ईयर बनाते हैं, पास के दोनों ही आधार वर्ष लेते हैं, दोनों के पास के 2 आधार वर्षों को लेते हैं, और पहले वाले आधार वर्ष को क्या करते हैं, दूसरे वाले आधार वर्ष से क्या करते हैं, घटा देते हैं, और उससे जो अंतर निकलता है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जैसे 2011 और 2001 और 2011 दोनों ही पास के आधार वर्ष हैं, तो हमने क्या किया, 2011 में से 2001 की जनसंख्या को घटा दिया, और घटाने के बाद जो जनसंख्या निकली, जो भी आबादी आई, उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। ठीक है, किसी किसी देश में क्या होगा कि जो 5 सालों में क्या है, जनगणना करा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मान लो 2015 में उनके यहां जनगणना हुई, फिर 2020 में हुई, तो वो क्या करेंगे, 2020 की जनसंख्या में से क्या करेंगे, 2015 की जनसंख्या को घटा देंगे, और जो आएगा उसको क्या कह देंगे, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो 2 पास के आधार वर्षों के, है ना, में क्या है, घटा करके हम करते हैं जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं। ठीक है, निरपेक्ष वृद्धि निकालते हैं, ये तरीका है। ठीक है, अब मैंने बताया प्रतिवर्ष होने वाले वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, समझो 2% प्रतिवर्ष की वृद्धि का दर का अर्थ है कि किसी दिए गए वर्ष में, समझना बच्चों, किसी दिए गए वर्ष में आधार जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, यहां पीछे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, यहां ये बता रहा था जब, तो मैंने आपसे कहा कि 100 लोगों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष कर लेंगे, और प्रतिवर्ष में क्या है, 100 लोगों पर क्या है, अगर मान लो 2 लोगों की वृद्धि हुई तो इसे क्या कहेंगे, वार्षिक वृद्धि दर कहेंगे। 3 लोगों की हो गई तो बच्चों इसे क्या कहेंगे, है ना, इसे भी फिर क्या कहेंगे, वार्षिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो प्रतिशत वृद्धि समझ में आ गया। 2% है, 3% है, अगर 3% है तो 100 में 3 लोग बढ़ गए। ठीक है, तो ये बात होती है। आगे बढ़ जाएं, क्लियर है बच्चों? चलो फिर आप देख लो बच्चों, मैंने कुछ क्या कर दिया है, डाटा दिया आपको 1951 से लेकर 2011 में कब कब कितनी जनसंख्या थी, कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है, एक दशक में निरपेक्ष वृद्धि क्या है। ठीक है, सब हमने क्या कर दिया, बताया। जैसे देखो बच्चों, 1951 में कितनी जनसंख्या थी बच्चों, कुल जनसंख्या बच्चों अगर हम 10 लाख में देखो तो 361। ठीक है, 10 लाख में अगर हम बात करें, तो अगर हम एक दशक में निरपेक्ष वृद्धि की बात करें तो 42, ठीक है, 42.43, और वार्षिक वृद्धि कितनी थी बच्चों, 1.2%। फिर 1961 में देख लो बच्चों, 439.2% क्या है, 10 लाख में, मतलब अगर हम बात करें तो इसको 10 लाख से क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये बात हो गई। फिर इसके बाद देखो यहां पर फिर वृद्धि कितनी, ये एक दशक में निरपेक्ष वृद्धि कितनी है, तो 78.15। ठीक है, और यहां पर देखो इसमें वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी, तो 1.96%। ठीक है, तो आप देख लो कि क्या हो रहा है, लगातार क्या है, वार्षिक वृद्धि इधर बढ़ी है। देखो 1951 में बढ़ी है, 1961 में बढ़ी है, 1971 में बढ़ी है, फिर 1981 में भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है, और फिर क्या हुआ है, आप देखो कि 1991 में जनसंख्या वृद्धि क्या है बच्चों, घटी है। फिर उसके बाद लगातार आप देख लो कि यहां पर जनसंख्या वृद्धि क्या है, वो लगातार वार्षिक वृद्धि जो है, जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि है वो लगातार पिछले 3 दशकों से क्या है बच्चों, घट रही है। 1991 में घटी, फिर 2001 में घटी, और फिर आप देख लो आज इस बार क्या है, 2011 में घटी, और अभी जो डाटा आएगा मुझे लग रहा है कि अभी भी क्या है, घटेगी बच्चों। अभी ये लगभग 1.5% के आसपास पहुंच चुकी है, 1.5% वार्षिक वृद्धि की दर पर अभी लगभग आ चुकी है। ठीक है, मुझे ऐसा अनुमान है। ठीक है, ये ठीक है। तो अब देख लो कि क्या कहते हैं बच्चों, 1991 से लेकर लगातार क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि क्या है, लगातार घट रही है। ठीक है, लगातार क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि घट रही है। क्लियर है बच्चों? ये तो यहां पर आप इस चीज को समझ गए होंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इस चीज को देखो, ये इसका बताने का पर्पस क्या है, एक मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि है पिछले 1991 की वर्ष से लेकर क्या है, धीरे धीरे क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है बच्चों, प्रतिशत में क्या है बच्चों, घट रही है। जनसंख्या प्रतिशत क्या है बच्चों, घट रही है। ठीक है, पहले बहुत तेजी से वार्षिक वृद्धि दर था, अब वार्षिक वृद्धि क्या है, जनसंख्या वार्षिक वृद्धि क्या है, घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखो जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, मतलब
लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी 1981 में हुई, 1971 में। अब क्या है, जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है ना, वो घट रही 1991 से लगातार लेकर, ठीक है, 91 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं या कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिसने क्या किया है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये जनसंख्या परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 बड़े कारक होते हैं बच्चों, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं बच्चों, निभाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह का लोगों का पलायन कर जाना, ठीक है, उसको कहते हैं प्रवास। तो बच्चों क्या है कि ये 3 घटक हैं बच्चों, ये 3 कारक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन में या जनसंख्या की प्रक्रिया परिवर्तन में क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्या करते हैं बच्चों, भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आप यहां देखो, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आप सभी जानते हो कि या तो देश की जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो ये परिवर्तनशील। अब देखो, परिवर्तनशील का मतलब ये नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ ही जाए, नहीं, जनसंख्या घट भी सकती है। जैसे यूरोप के कई देशों की जनसंख्या क्या है, अब घटी है। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि चाहे वो बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगी तभी हम उसको परिवर्तन कहेंगे, घटेगी तो नहीं। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि जो पिछले ईयर जो जनसंख्या थी, अगले ईयर अगर जनसंख्या बढ़ी तो परिवर्तन, घटी तो परिवर्तन, और एक जैसी रही तो कोई परिवर्तन नहीं हो। ये तो बहुत कम होता है कि जनसंख्या पिछली साल जितनी थी अगले साल भी उतनी ही रहे या अगले दशक में उतनी रहे, ये थोड़ा सा वो होता है। या तो जनसंख्या बढ़ जाएगी या जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि जनसंख्या जो परिवर्तन क्या है, वो जनसंख्या का एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ठीक है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है कि जो आबादी की जो संख्या है और वितरण, संख्या मतलब यानी जैसे अगर हम बात करें तो हमारे भारत की 2011 में जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़, और अभी अगर हम बात करें 2024 के अकॉर्डिंग तो लगभग 145 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी। लगभग मैं कर रहा हूं, ठीक है, 144 कुछ ऐसे करके है, तो मैंने इसलिए लगभग कितना है 45 करोड़ लिख दिया, ठीक है। तो लगभग 45 करोड़ है, तो यानी आबादी की जो संख्या है ना वो बढ़ गई बच्चों। वितरण बच्चों अगर आप देखो तो कुछ राज्यों की जनसंख्या क्या है बच्चों, इधर क्या है, जब से वैश्वीकरण आया है उसके बाद क्या, कुछ राज्यों की जनसंख्या क्या है बच्चों, बढ़ी है। उसके पीछे का कारण है कि लोगों को क्या है, वहां के कुछ कारक हैं, यानी लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको अपने लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या है, वो उन राज्यों में जाकर रह रहे हैं, काम के लिए बच्चों क्या है वो रह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ राज्यों की क्या है बच्चों जनसंख्या बढ़ी है, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, दिल्ली में अगर हम बात करें, और महाराष्ट्र है, ठीक है, और ऐसे अगर हम बात करें गुजरात है, पंजाब है, केरल है, इन राज्यों की जो क्या है जनसंख्या क्या है इधर कुछ वर्षों में क्या है बच्चों बढ़ी है, क्योंकि रोजगार ये, ठीक है, अन्य देश राज्यों के क्या है के लिए क्या है बच्चों रोजगार। अब देखो यहां परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। अब पहला है बच्चों जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 कारक होते हैं। आगे हम बात करेंगे एक एक करके बच्चों। जन्म दर क्या बच्चों, देखो जन्म दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में, ये सब चीजें आप पढ़ते आ लगातार, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो एक वर्ष में मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें कितने बच्चे जीवित हैं, कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें बच्चों मृत्यु दर, बच्चों क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मृत्यु दर कहते हैं। जो भी 1000 व्यक्ति हैं उनमें कितने लोग मरे, कितने प्रतिशत लोग गए, उनको क्या कहते हैं बच्चों, मृत्यु दर कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो बच्चों, अगर किसी भी देश की मृत्यु दर ज्यादा होगी तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी बच्चों, घटेगी। ध्यान से सुनना बच्चों, कि जिस देश की मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी, जिस देश में मृत्यु दर ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। अब और जन्म दर अगर कम है, और अगर किसी देश की जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो फिर क्या होगा बच्चों, तो जनसंख्या क्या है बच्चों, बढ़ेगी। अगर जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। और अगर मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है
तो फिर क्या होगा, जनसंख्या क्या होगी बच्चों, घटेगी। ठीक है, जनसंख्या क्या करेगी बच्चों, घटेगी, ये बात याद रखना है। ठीक है, देखो अब देखो, मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण। मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है, भारत की बात करें या किसी भी देश की बात करें, वहां पर अगर मृत्यु दर कम हो गई ना तो और जन्म दर बढ़ा तो क्या होगा बच्चों, जनसंख्या में क्या है, तेजी से क्या होगी बच्चों, तेजी से क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, और भारत में क्या हुआ बच्चों, भारत में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, आवास और बहुत सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति, इनका विकास हो जाने के कारण क्या है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, लोगों के जीवन स्तर में अच्छा सुधार आया, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, मृत्यु दर जो है बच्चों क्या है, मृत्यु दर क्या है बच्चों, घट गई। अब उस मृत्यु दर घटने से वजह से क्या है बच्चों, जो हमारे भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है बच्चों, बढ़ी बच्चों तेजी से। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य, हमने स्वास्थ्य पे अच्छा ध्यान दिया, उसकी वजह से क्या अच्छे अच्छे स्कूल, जो हॉस्पिटल्स बने। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, लोगों का मृत्यु दर क्या है बच्चों, कम हो गई। ठीक है, देखो 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर था आ गया, एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। ठीक है, तो ये सब कारण है, अब आप समझिए, मतलब 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे यहां उच्च जन्म दर था 1980 तक, लेकिन बच्चों मृत्यु दर कम था बच्चों, मृत्यु दर बच्चों क्या था, कम था। ठीक है, लगातार गिरावट हो रही थी, कम मतलब लगातार धीरे धीरे गिरती जा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी विकसित हो जा रही थी, इसकी वजह से लगातार क्या हो रहा था, मृत्यु दर में कमी होती जा रही थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, 1981 में क्या है बच्चों, 1980 तक आते तो क्या हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई है। लेकिन उसके बाद आप देख लो कि लोगों अवेयर हुए। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई गई। ठीक है, और भी चीजें हैं। ठीक, और लोगों को बहुत सारी चीजें बताई गई कि ज्यादा बड़ा परिवार होगा तो उनको पालना, उनको पढ़ाना, शिक्षित करना एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो अब जो पेरेंट है, जो भी दंपत्ति है, वो पहले से समझता है कि हम बस एक या दो बच्चे रखेंगे ताकि हम उनको अच्छा पढ़ा सके, उनका अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान दे पाए, उनके शिक्षा पर अच्छा ध्यान दे पाए, उनको अच्छा खिला सकें। इसलिए क्या है, अब लोगों के लिए जब इस मानसिकता, जब इस चीज में जागरूकता आई, तो अब क्या है बच्चों, जनसंख्या दर में क्या है बच्चों, मृत्यु जन्म दर में क्या है बच्चों, कमी आ रही है, और मृत्यु दर तो बच्चों धीरे धीरे कम ही हो रहा है। कोरोना काल में बच्चों बढ़ा है, क्योंकि वहां पर एक महाबीमारी आई, और उस किसी भी काल में जो भी बीमारी आती है, वो महाबीमारी, उसमें तो बहुत सारे लोग मारे ही जाते हैं। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोग, मृत्यु दर क्या है हमारे यहाँ बढ़ी है बच्चों। तो हो सकता है कि इस बार जो 2021 का जो डाटा है उसमें जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो। ठीक है, ये हो सकता है, इसका संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या हुआ था, कोरोना में क्या है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इस साल होगा कि हमारे भारत की या दुनिया के अन्य देशों में क्या है, जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि, जो वार्षिक वृद्धि दर है, वो क्या होगी बच्चों, गिर जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि लगभग 1.5 के आसपास क्या होगी बच्चों, 1.5% के आसपास क्या होगा इस बार जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, देखो फिर क्या हुआ बच्चों, 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट है। मैंने आपको बताया कि लोग जागरूक हुए, जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी नीति भी उसी के बाद आनी शुरू हुई, और फिर लोग जागरूक भी हुए, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जन्म दर भी क्या है बच्चों, धीरे धीरे कम हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रवास। प्रवास क्या होता है बच्चों, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बच्चों जाना या आना या जाना बच्चों क्या है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बच्चों चले जाना क्या है बच्चों, प्रवास होता है। ठीक है, एक बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान सुनना बच्चों, इसको उत्प्रवास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनो, क्या है कि बच्चों लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का क्या कहते हैं बच्चों, प्रवास कहते हैं। ठीक है, प्रवास कहते हैं। अब देखो प्रवास दो तरीके का होता है, एक तो आंतरिक प्रवास होता है। ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों, एक आंतरिक प्रवास होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है, जिसको विदेशी प्रवास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक आंतरिक प्रवास होता है और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। देखो बच्चों ध्यान से समझा चलो बच्चों, जो आंतरिक प्रवास है ना बच्चों, वो क्या है, मतलब बच्चों जैसे एक बिहार राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति, ठीक है, वो रोजगार के चक्कर में क्या करता है बच्चों, वो जाता है बच्चों मुंबई चला गया। ठीक है, रोजगार के लिए, वो गुजरात में अहमदाबाद में चला गया। ठीक है, और पंजाब चला गया।
तो अब यहां का बिहार के व्यक्ति क्या है, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और अच्छी सुविधाओं के लिए क्या बच्चों, वो क्या करते हैं, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, बिहार की जनसंख्या में तो कमी आएगी, लेकिन बच्चों क्या होगा, महाराष्ट्र में मुंबई, अहमदाबाद जैसे क्या है क्षेत्रों में या शहरों में क्या बच्चों, जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन यहां एक चीज रखना होगा, बिहार में भारत के अंदर एक राज्य बिहार, उसकी जनसंख्या कम होगी, लेकिन मुंबई में, अहमदाबाद में जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन भारत की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान से रखना बच्चों, राज्यों की जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाएंगे तो एक जहां से लोग जा रहे हैं वहां की जनसंख्या में कमी आएगी, और जहां जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं वहां की जनसंख्या में कमी आएगी, और जहां जा रहे हैं जिस राज्य में, उसमें क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या क्योंकि बढ़ेगी। लेकिन भारत के अंदर ये कर रहे हैं ना, तो भारत की जनसंख्या में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। और आंतरिक प्रवास में क्या होता है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, उसमें जिस जगह से जा रहे होते हैं वहां की जनसंख्या में कमी आती है, और जहां जाते हैं वहां की जनसंख्या में क्या है बच्चों, बढ़ोतरी होती है। लेकिन राज्य की या भारत की जनसंख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो भारत के अंदर ही क्या हो रहा है बच्चों, प्रवास हो रहा है। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं तो भारत से बहुत सारे लोग क्या है, बाहर के देशों में क्या है बच्चों, कमाने जाते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो पंजाब के ज्यादातर लोग कहां जा रहे हैं बच्चों, कनाडा। मतलब कनाडा ऐसा हो चुका है कि कनाडा में आप जाओगे तो ऐसा लगेगा हम पंजाब में आ गए हैं, मतलब वहां आपको हर तरफ पंजाबी दिखेगा। ठीक है, और उनका अच्छा धाक भी है पंजाब में, सॉरी कनाडा में। तो अब यहां से क्या हो रहा है, भारत से क्या है, पंजाब के राज्य से पलायन कहां हो रहा है लोगों, कनाडा में। बहुत सारे लोग अमेरिका जा रहे हैं, जो भी बहुत स्किल्ड लोग हैं भारत में, जैसे भारत में डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये ज्यादा लोग कहां जा रहे हैं, ये अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका क्या करता है, इनके लिए H1B वीजा एक होता है बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, एक वीजा होता है जिसको H1B वीजा बोलते हैं। ये वीजा क्या है, हर साल क्या है वहां की कंपनियां, अमेरिका की जो है कंपनियां क्या है वो जारी करती हैं, और एक निश्चित संख्या में जारी करती हैं। और इसमें क्या होता है, जो भारत में या दुनिया के अन्य देशों में क्या है, जो हाईली क्या बच्चों स्किल्ड लोग हैं, उनको इस वीजा के तहत क्या है बुलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्किल्ड लोग जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो अमेरिका में भारतीय लोग, बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं। ठीक है, लगभग 19 लाख के आसपास लोग अगर हम बात करें तो अमेरिका में रहते हैं। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में लोग कमाने जाते हैं। ठीक है, गल्फ कंट्री हैं जो भी अरेबिक देश हैं, जो भी वहां पर लोग कमाने जा रहे हैं। तो आप देख लो कि दुनिया के अन्य देशों में भारत के लोग क्या है बच्चों, कमाने जा रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या परिवर्तन में या जनसंख्या में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, क्योंकि भारत से लोग बाहर जा रहे हैं। तो भारत में क्या होगा बच्चों, जनसंख्या बच्चों इससे क्या होगी, कम होगी, जनसंख्या में क्या होगी, इसमें कमी होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अब देखो यहां पर देखो, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित, तो मैंने बताया कि बिहार का व्यक्ति अगर पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, तो वहां के जनसंख्या वितरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यानी बिहार से कहां गए वो लोग, तो गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, पंजाब गए, केरल गए, कहीं भी गए, तो वहां के जो केरल की जनसंख्या को, पंजाब की जनसंख्या को, गुजरात की जनसंख्या को ये लोग क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये बात रखना। तो लेकिन क्या है बच्चों, जनसंख्या के आकार, भारत की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है, याद रखना। फिर देखो, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि बात यह है ना, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है ना, वो वहां पर क्या है, सुविधाओं का अभाव होता है। वहां पर ना अच्छी स्वास्थ्य होगी, ना अच्छा शिक्षा होगी, ना अच्छा संरचना होगी। तो ये क्या है, जो सुविधाएं होती है उनका अभाव होता है। ठीक है, तो इन अभाव का कारण क्या है कि ये जो गांव के लोगों को क्या, गांव क्या करता है, लोगों को पुश करता है, वहां से जाने के लिए क्या है बच्चों, विवश करता है। और शहर में क्या होती है, ये सब चीजें क्या है बच्चों, नगरों में क्या होती है, ये सारी चीजें, ये सुविधाएं क्या है, उपलब्ध होती हैं। वहां पर अच्छा स्वास्थ्य भी हो जाएगा आपके लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, अच्छे स्कूल्स भी हैं, अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो अब वहां पर क्या है, सारी सुविधाएं, और इसीलिए क्या करता है, जो शहर है, नगर जो है ना, वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, वो लोगों को पुल करता है, यानी खींचने का काम करता है, आकर्षित करता है। इन सुविधाओं की वजह से नगर क्या है, उनको आकर्षित करता है। तो बहुत सारे लोग गांव से क्या है बच्चों, भारत के अंदर ही बहुत बड़े बड़े नगरों में क्या है बच्चों जाते हैं। जैसे मैंने बताया, बिहार का एक गांव का व्यक्ति क्या है, मुंबई के एक शहर में जा रहा है, सॉरी महाराष्ट्र के एक शहर मुंबई में जा रहा है काम करने के लिए। तो ये क्या है बच्चों, गांव की जो सुविधाएं हैं, जो वहां पर जो सुविधाओं का जो अभाव है, वो क्या कर रहा है, वो गांव के लोगों को पुश कर रहा है शहर की ओर,
और शहर क्या कर रहा है, लोगों को पुल कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना, उनको आकर्षित कर रहा है, क्योंकि वहां पर सुविधाएं क्या है, बहुत अच्छी तरीके से, वहां शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और वहां पर संरचना भी है, वहां रोजगार भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, लोगों को करती हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो, भारत में अधिकतर प्रवास, देखो गांव से लोग जब जा रहे हैं तो उसको पुश कहते हैं, और शहर में जिन वजह से जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पुल। पुल मतलब आकर्षित करना, और पुश मतलब धकेलना, तो गांव उनको धकेल रहा है, ठीक है, शहर की ओर। तो देखा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण पुश कारक प्रभावी होते हैं। पुश कारक मतलब आपको बताया, सुविधाएं जो है, सुविधाओं का अभाव क्या है बच्चों, वही होता है, रोजगार ना मिलना, शिक्षा ना होना, अच्छी शिक्षा ना होना, अच्छा स्वास्थ्य ना होना, ठीक है, सड़कें ना होना, ये सारी चीजें। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण यानी पुल का प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को क्या बच्चों दर्शाता है। यानी यहां पर जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है, जैसे दिल्ली जैसे नगर में बच्चों, राज्य में बच्चों बहुत जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इन नगरों की क्या है बच्चों, लखनऊ है, इन नगरों की क्या है बच्चों, जनसंख्या में क्या है बच्चों लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्योंकि गांव से शहर लोग जा रहे हैं। देखो 1951 में कुल जनसंख्या की, अब ध्यान सुनते चलना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17.19% नगरीय जनसंख्या थी। यानी अगर हम बात करें तो 1951 में मात्र 17.29% लोग कहां थे बच्चों, नगरों में निवास करते थे, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, 31.80%, लगभग दुगनी वृद्धि हुई है, लगभग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लगभग कितनी दुगनी वृद्धि हुई बच्चों। ठीक है, तो आप सोचिए कितनी तेजी से लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं बच्चों, कितनी तेजी से लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। आप इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि शहर में क्या है, जो सुविधाओं का अभाव है, उनके कारण, रोजगार का अभाव, गरीबी के कारण लोग क्या है, शहरों की ओर अच्छे जीवन स्तर के लिए क्या बच्चों, अच्छे जीवन के लिए क्या बच्चों, वो शहर की ओर जाते हैं। तो आप देख लो 1951 में जो जनसंख्या, नगरों की जनसंख्या थी वो 17.2% थी मात्र, और 2011 में बढ़कर ये 31.80% हो चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। अब आप देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2001 में 10 लाख से अधिक नगर, जनसंख्या वाले नगर कितने थे, तो मात्र 35 थे। वही 2011 में बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो 53 हो चुके। यानी 18 क्या है बच्चों, ऐसे नगर बन गए हैं जिनकी जनसंख्या, और नए बन गए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है बच्चों, जिनकी जनसंख्या कितनी है बच्चों, 10 लाख से ज्यादा है। और इनको बच्चों क्या कहा जाता है, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। ठीक है, इनको महानगर कहा जाता है। ठीक है, इनको महानगर कहा जाता है। जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है उन्हें महानगर कहा जाता है। ये बात है, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, या इनको महानगर भी कहा जाता है। ठीक है, नगरों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, यह आगे पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन अभी ये जान लो कि जो भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर होते हैं उनको महानगर कहा जाता है, या इंग्लिश में मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और इनकी जनसंख्या क्या है बच्चों, मतलब इनकी संख्या क्या है बच्चों, बड़ी है। यानी 2001 में इनकी संख्या कितनी थी, 35, और 2011 बढ़कर 53 हो गई, यानी 18 नए महानगर बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है बात ये। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, आयु संरचना। आयु संरचना मतलब बच्चों देखेंगे तो यहां पर देखो, किसी देश में, मतलब वहां पर जो विभिन्न जो आयु समूह के लोग होते हैं बच्चों, उन्हीं को क्या कहेंगे बच्चों, आयु संरचना कहेंगे। देखो कोई भी देश है, उस देश में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो इनकी जो आबादी है ना, ये जो आबादी में जो आयु संरचना है ना, जो संरचना है, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, आयु संरचना। ठीक है, किसी भी देश में रहने वाली जनसंख्या की संरचना में जो आयु के हिसाब से जो हम डिवीजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयु संरचना कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनो, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है बच्चों। ठीक है, मतलब वहां पर जो भी रह रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। बात बहुत सही बोल रहा है बच्चों। किसी भी व्यक्ति की जो आयु है ना बच्चों, वो उसकी इच्छा, जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी इच्छा क्या थी
कि हमें खिलौने मिल जाएं, ठीक है, खिलौने मिल जाएं, हमें नानी के यहाँ जाना है, हमें यहां जाना, ये हमारी इच्छाएं थी। आज हम क्या है बच्चों, आज क्या है बच्चों, आज लोगों की इच्छा बच्चों क्या है, बदल चुकी है। आज लोगों को बात करें तो खूब सारा पैसा चाहिए। जब लोग युवा हो जाते हैं, ठीक है, लोग युवा हो, बच्चे में तो यह, ठीक है, तो युवा होंगे, युवा में क्या होगा बच्चों, तो युवा क्या है, अब उसको लगेगा कि मुझे खूब सारा पैसा कमाना है, ठीक है, उसको बहुत सारा पैसा कमाना है, उसकी इच्छा बदल गई, ठीक है। वृद्ध होगा तो उसका इच्छा ये होगी कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मुझे अच्छा खाना मिल जाए, मुझे रहने को मिल जाए, बस उसकी ये इच्छा होगी। तो व्यक्ति की आयु क्या है, उसकी जो है इच्छा को भी बच्चों क्या है, आयु के हिसाब से क्या उसकी इच्छाएं भी क्या है बच्चों, बदलती रहती है, ठीक है। खरीदारी बच्चों, खरीदारी बदलेगी, जो उसकी इच्छा होगी वो सब चीजें खरीदेगा। काम करने की क्षमता भी बदलेगी बच्चों। बच्चे होते हैं, बच्चों को तो वैसे भी जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको किसी भी जोखिम भरी चीजों में काम कराने से मना किया गया है, लेकिन 14 से ऊपर से लेकर 59 साल के जो भी हैं, ठीक है, जो भी 59 साल तक के बच्चों को, लोगों को क्या है बच्चों, उनको कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। अब ये लोग क्या है, ये किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन 59 साल से यानी 60 साल का अगर कोई हो गया तो उनको वृद्ध माना जाता है। अब वो कामकाजी नहीं है, ठीक है, तो ये भी उनकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है, ठीक है, क्लियर है, से भी प्रभावित करती है। देखो, बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की को क्या है बच्चों, की निर्धारक होती है बच्चों। ये क्या करते हैं, जो किस देश में या किसी भी देश में क्या है बच्चों, बच्चे, वयस्क और वहां वृद्धों की संख्या का कितना अनुपात है। अगर वहां वयस्क ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, उस देश का विकास तेजी से होगा, क्योंकि वयस्क क्या है, वयस्क कार्यशील जनसंख्या है और वो काम करती है, वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन अगर वहां बच्चे ज्यादा हैं, वृद्ध ज्यादा हैं, तो फिर क्या है, वहां पर कार्यशील जनसंख्या कम हो जाएगी और देश का आर्थिक विकास क्या है, रुक जाएगा, उसका ग्रोथ क्या है बच्चों, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। देखो, पहले है बच्चों को मैंने बताया समानता 50, क्या बच्चों, समानता क्या, 15 वर्ष से कम। यानी अगर हम बात करें तो जब वो पैदा हुए, पैदा होने से लेकर बच्चों, पैदा होने से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के जो भी है उसको क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, ठीक है, उसको चाइल्ड बोलते हैं। और क्या है बच्चों, इनसे आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करिए, कार्यशील व्यक्ति नहीं होते। देखो, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये यही आगे जाके युवा बनेंगे, वयस्क होंगे और यही आगे जाके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इनके लिए ये अभी क्या है, 14 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं वो उत्पादनशील नहीं है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये भविष्य है हमारा। तो इसीलिए इनको क्या करना है, इनको अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, ताकि इनका मानसिक, शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो और जब ये वयस्क हो तो ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, ठीक है। बात है दूसरा बच्चों, वयस्क। वयस्क मैंने बताया 15 से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, वयस्क कहते हैं। और ये क्या होता है, ये उत्पादनशील जनसंख्या है, यानी ये कार्यशील जनसंख्या होती है और यही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, मतलब ये इनके अंदर फर्टिलिटी भी होती है। मतलब आप इसी के बाद आप देख लो कि जो भी वुमेन है या चीजें हैं, ठीक है, वो क्या है बच्चों, वो जन्म, मतलब इनको जन्म देने की भी इनके अंदर क्या है बच्चों, क्षमताएं होती है महिलाओं में, ठीक है, इसी एज के बाद, ठीक है। तो अब देखो, यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, ठीक है। यह क्या बच्चों, यह जनसंख्या का कार्यशील बच्चों क्या है, वर्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जनसंख्या वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है और क्या है बच्चों, ये कार्यशील भी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यही है, इन्हीं के अंदर क्या है बच्चों, किसी को जन्म देने की क्षमता होती है, ठीक है, प्रजननशील होते हैं ये। और दूसरा ये कार्यशील भी है, इनके अंदर बच्चों क्या है, ये इनके अंदर काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, मेहनत भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। ये अब देखो, वृद्ध बच्चों 59 वर्ष से अधिक के जितने भी, उनको क्या कहेंगे, वृद्ध कहेंगे। अब देखो, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी मोदी जी की अगर हम बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो 73 साल को हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा देखा जाए तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर क्षमता है, उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है, तो आज भी वो काम कर रहे हैं। तो जो काम करने की इच्छुक है उनको काम करने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं होती है। यह याद रखना है कि जो भी सर्विसेज होती हैं उनमें इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, क्योंकि इस समय रिटायरमेंट का एज होता है। ठीक है, 60 साल, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें 60 साल में क्या है रिटायरमेंट हो जाता है। ये स्वैच्छिक रूप से कहीं पर काम करना चाहे, किसी एनजीओ में, संस्थाओं में काम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में यहां पर ना भर्ती की जाएगी और ना ही यहाँ पे ठीक है चीजें होंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो भारत में उम्र संरचना समझो बच्चों। अगर हम 2000, ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पर वयस्क कितने हैं बच्चों? भारत में वयस्कों की संख्या के अगर प्रतिशत की बात करें तो 58.7% है बच्चों। यानी हमारे यहां वयस्क बहुत ज्यादा है। बच्चे कितने थे बच्चों? तो 6.9% बच्चों यहां पर बच्चे थे 2000। और सॉरी, वृद्ध, ये वृद्ध है बच्चों। 6.9% कौन थे बच्चों? वृद्ध है। बच्चे कितने बच्चों? 34.4%। तो 2000 अकॉर्डिंग 11 के अकॉर्डिंग अगर हम अनुसार बात करें तो हमारे यहां बच्चों कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। जनसंख्या है, मतलब थी और है भी, और इसी की वजह से क्या हमारे देश का आर्थिक वृद्धि दर जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब घटेगी। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत में कमी आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है, देखेंगे अभी क्या है, लेकिन अभी भविष्य में घटने वाला है। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि जब यहीं पर कम थे बच्चे ही तो युवा होंगे, जब यही कम है तो आगे भी जनसंख्या वृद्धि में जो युवा लोग हैं उनकी प्रतिशत क्या होगी? कम होगी बच्चों। ठीक है, तो ये बात हम बात करेंगे। चलो अब देखो लिंग अनुपात बच्चों। लिंग अनुपात क्या होता है बच्चों? ये तो आप लोग बहुत आसान है, आप जानते हो, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुष हैं, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंगा अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? लिंगा अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। बहुत सारे भारत में बच्चों क्या है, लिंगानुपात क्या है? ऑल ओवर कम है, यानी हमारे यहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। जैसे केरल की बात करें, केरल में महिलाओं की जनसंख्या बच्चों क्या पुरुषों से ज्यादा, वहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी वहां पर 84 महिलाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है 1000 पर, तो वहां पर ज्यादा है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ लिंगानुपात क्या बच्चों? कम है। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो यह जानकारी किसी दिए गए समय समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ये तो बात समझ में आ गया, मतलब हम कितना महिलाओं के साथ कितना समानता का व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सूचक का काम करता है। देखो भारत में लिंगानुपात की बात करें, देखो 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना बच्चों? 943। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो कितनी महिलाएं हैं? तो 943, 943 क्या है बच्चों? महिलाएं हैं। ये ऑल ओवर है 2011 के अकॉर्डिंग। अगर लेकिन बात करें सबसे अधिक की, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा बच्चों? केरल, मैंने बताया कहां क्या है? 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो हरियाणा। क्यों? और बताएंगे भी। यहां पर कितनी है बच्चों? 877। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। ठीक है, और कितनी है बच्चों? 877। तो अभी एक बात समझो यहां पर क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर बच्चों क्या है, बेटियों को बच्चों क्या है एक तरीके से बोझ माना जाता था, और वहां पर भ्रूण जांच बहुत होती थी, तो बच्चियों को पेट में ही बच्चों क्या है, गर्भाशय में ही उनको मार दिया जाता था। इस वजह से यहां पर क्या है, लिंगानुपात बच्चों क्या है, कम है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों की सोच बदली है, सोच बदलने के साथ साथ क्या है, अब यहाँ पर लिंगानुपात यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ की बच्चियों ने क्या है, बहुत नाम भी रोशन किया बच्चों। जैसे गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, आप देख लो कितना इन्होंने नाम कमाए। पंजाब के ही तो, पंजाब हरियाणा के रीजन की हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि वो हरियाणा की हैं, ठीक है, लेकिन रीजन तो वही आता है। क्लियर बात बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो पुडुचेरी बच्चों। देखो यहां पर केंद्र शासित राज्य में कितना, 1038। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो देखो दमन एंड दीव बच्चों, यहां पर 618। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो यहां पर मैंने कुछ दिया, डाटा दिया है कि 1951 से लेकर 2011 के बीच तक कितना लिंगानुपात रहा है। तो देखो 1951 में अगर हम बात करें लिंगानुपात कितना था बच्चों? तो 946, यानी पहले ज्यादा था। आज हमारे पास कितना है, 943 है, और 2011 में कितना था, 946, सॉरी 946। तो पहले 1951 की तुलना में अभी क्या है बच्चों, घटा है। और ये बीच में घटा है, बीच में घटा, ऐसे चल रहा था बच्चों। देखो 1961 में कितना था बच्चों, 941, ये फिर घट गया, फिर यहां पर और घटा,
फिर यहां पर बढ़ा बच्चों, फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर अब बढ़ा। अब 2001 और 2011 में की जनगणना में क्या है बच्चों, लगातार क्या है बच्चों, जनसंख्या अनुपात बच्चों क्या है, सॉरी लिंगानुपात क्या है बच्चों, बढ़ रहा है, यानी महिलाओं की संख्या क्या है बच्चों, बढ़ रही है। ठीक है, याद रखना। यानी 1951 में जब भारत आजादी के बाद जो चीज उस समय जब जनगणना हुई, तो उस समय अगर आप देखो तो भारत में लिंगानुपात बच्चों हम आज की तुलना में बच्चों क्या था, ज्यादा था। ठीक है, आज की तुलना में क्या था बच्चों, ज्यादा था। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, साक्षरता दर क्या बच्चों, देखो एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, साक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, साक्षर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो साक्षरता हमारे यहाँ कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, इतना ज्यादा। ठीक है, मतलब मायने का सेंस ये मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो साक्षरता निकालने का जो पैरामीटर, वही गलत है बच्चों। मतलब 7 साल के बच्चे को आप साक्षर मान रहे हो, जो पढ़ ले लिख ले। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे भारत में जो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वो उतना पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1-2 क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब उनको आप साक्षर मानोगे तो कहाँ वो उतने ज्यादा एजुकेटेड है। 7 साल के बच्चे अपने कपड़ा नहीं पहन पाते सही से, ठीक है, जूता उनकी मम्मी उनको पहना रही, अपना डिसीजन तो खुद ले नहीं पा रहे, उनको साक्षर तुम कह रहे हो। ठीक है, तो ये बात है, तो इसको चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 वर्ष कर देना चाहिए। ठीक है, भारत में साक्षरता दर की अब हम बात करें, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% यानी 73%, और 2021 के अनुसार देखो 77.70% क्या है बच्चों, क्या है 77.70% क्या है बच्चों, साक्षरता दर है। यानी 2021 के अनुसार इतनी है, और 2011 में कितनी थी बच्चों, 73%, यानी अभी बढ़ी है, लगभग 4% क्या है बच्चों, साक्षरता दर क्या है बच्चों, बढ़ी है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की साक्षरता कितनी है बच्चों, 64.6%, 64.6% है बच्चों। ठीक है, कितना बच्चों, 64.6% है। यानी पुरुषों की में क्या है, साक्षरता दर ज्यादा है, महिलाओं में क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता, क्योंकि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं क्या बच्चों, पढ़ ही नहीं पाती हैं, उनको कम समय तक पढ़ाया जाता है उसके, और बहुत सारे परिवार पढ़ाते ही नहीं, और जो पढ़ाते भी हैं तो उनको बीच से ही क्या उनकी पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं। तो इसके वजह से भी क्या है, साक्षरता दर क्या है बच्चों, भारत में कम है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य आप सभी जानते हो बच्चों, केरल है, आपको पता ही है। यहां पर देखो ऑल ओवर इंडिया से भी ज्यादा, इंडिया में अगर अभी बात करें तो इतनी थी, लेकिन उससे वहां यहां पर क्या है 93 है ना 93.91% है। ठीक है, अब देखो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा बच्चों, बिहार, आपको पता है 63.82% है बच्चों यहाँ पर। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, और सबसे कम वाला कौन सा है बच्चों, बिहार। याद रखना ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक संरचना की बात करेंगे बच्चों। व्यवसायिक संरचना देखो, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को क्या कहेंगे बच्चों, व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। यानी हमारे भारत में अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और लोग क्या है, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। तो देश की आबादी जो देश की जनसंख्या के जो लोग हैं वो विभिन्न क्या है, व्यवसायिक काम कर रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, व्यवसायिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लो बच्चों, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को क्या कहेंगे, व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। देखो किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई शिल्पकार है, कोई नाई है, कोई ठीक है, कोई नाई है, कोई सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। ठीक है, कोई ईट भट्ठे में काम कर रहा है, कोई मिस्त्री ईरी कर रहा है। तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ये क्षेत्रक होते हैं बच्चों। ठीक है, प्राथमिक गतिविधियां कौन सी हैं, तो ऐसी गतिविधियां जहां पर बच्चों क्या है, जो प्रकृति से रिलेटेड हो, यानी जहां पर क्या है, किसी भी चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी जो प्रकृति से जो डायरेक्ट चीजें हम ले रहे हैं, जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिक गतिविधियां। देखो जैसे इसमें कृषि आएगा, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। ठीक है, ये सब हमें प्रकृति से मिलती है, इनमें हम चीजें हम उनको बनाते नहीं है। देखो कृषि कर रहे हैं हम, उत्पादन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन, किसी पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा द्वितीय गतिविधि बताओ, यहां पर क्या है, यहां पर निर्माण क्षेत्र होता है। किसी भी क्षेत्र में यहां पर क्या कुछ चीजें बनाई जाती हैं, मशीनों में क्या है, यहां पर बनाई जाती हैं।
ठीक है, द्वितीय गतिविधियों में ये सारी चीजें शामिल की जाती है। जहां पर विनिर्माण होता है, जहां पर किसी चीज को बनाया जाता है, उसको जिस भी, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग जैसे भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। ठीक है, जहां पर कुछ भी चीज का निर्माण हो रहा है उसे हम द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। ठीक है, तृतीय गतिविधियां क्या है, ये बच्चों ऐसे हैं, मतलब यहाँ पर सर्विस देने वाले लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्विस देने वाले लोग होते हैं, आपको संचार है, परिवहन है, प्रशासन है, वाणिज्य है, ये सब क्या है बच्चों, ये किस में आते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमें सेवा देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है इकोनॉमी में। ठीक है, क्रियाकलापों में परिवहन है, संचार है, वाणिज्य है, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। अब ये सारी चीजें नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ा भी है, पिछले के चैप्टर्स में, इकोनॉमी के चैप्टर में आपने ये पढ़े भी है। ठीक है, अब देखो विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ये तो सही बात है बच्चों। जैसे क्या है, अब हम बात करें अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, ये सब या अगर हम बात करें, चाइना तो अभी विकसित नहीं है, चलो चाइना को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ठीक है, ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इनके यहाँ क्या है बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक बहुत अच्छा है, इनके यहाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है, इंडस्ट्री और तृतीय क्षेत्रक यानी यहाँ सेवा देने वाले लोग बहुत हैं, स्किल्ड लोग हैं, तो इसी वजह से इनका क्या है, विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारत है और भी दुनिया के अफ्रीका के देश हैं, मध्य एशिया के जो बहुत सारे देश हैं, यहां पर क्या है ना, यहां पर अच्छा उद्योग नहीं है, अच्छा परिपक्व उद्योग नहीं है, और परिपक्व उद्योग नहीं है तो सर्विस देने वाले लोग भी यहां पर सर्विस तो अच्छा, हमारे भारत में सर्विस सेक्टर अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ उद्योग अच्छा नहीं है, उसकी वजह से क्या है, हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। जाहिर सी बात, हमारे भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, आज भी क्या है, लगभग देश के 50% लोग क्या है बच्चों, कृषि पर निर्भर है। भारत में आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनसंख्या का लगभग 50% जो है, आज भी लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है, कृषि से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं। तो अभी इसी वजह से क्या हमारे देश में क्या है, विकास रुका हुआ। तो भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। ये 2011 का है बच्चों, मैंने जो अभी बताया लगभग 50%, वो किसका है, 2021 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2021 के अकॉर्डिंग, तो ये तो 2011 में आप देख लो बच्चों, 64% लोग क्या कर रहे थे बच्चों, लगभग जनसंख्या क्या बच्चों, कृषि में शामिल थी। और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 50% आ चुका है। बहुत सारे लोग उद्योगों में लगे हैं, बहुत सारे लोग सर्विस कार्य में लगे हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की बात करें बच्चों, अब देखो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सही बात है, अगर किसी भी देश में स्वस्थ लोग होंगे, हेल्थी लोग होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, देश की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। लेकिन रोगी लोग हों, जिनके अंदर बहुत सारे रोग हों, जो स्वस्थ ही ना हो, जो कुपोषित हों, तो वो कैसे बच्चों क्या है, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, वो खुद ही से परेशान तो क्या करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो सरकारी कार्यों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है ना, जिला क्लिनिक खोली हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक खोली हैं, बहुत सारे ग्रामीण अस्पताल खुले हैं, ग्राम में, ठीक है, जिला अस्पताल खुले हैं बहुत सारे। इनसे क्या हुआ, एक चेन बनाया गया पूरा, और इनसे क्या हुआ कि स्वास्थ्य स्तर को बहुत बेहतर बनाया गया। ठीक है, अब देखो मृत्यु दर जो 1991 में प्रति 1000 25 थी, यानी अगर हम बात करें तो 1000 लोग जन्म ले रहे थे, उनमें 25 लोगों की डेथ हो जा रही थी। 2011 में घटकर कितनी रह गई, मात्र 7.2% रह गई। ठीक है, अब देखो औसत आयु जो कि 1991 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर कितनी हो गई 2012 में, आप देख लो 67.9 वर्ष हो गई है। यानी अभी हमारे यहाँ औसत एक व्यक्ति एक देश में कितना जी रहा है, लगभग मैं 9 को यहाँ पर 0 मान लू तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा, लगभग 68 लगभग की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग इसको 68 ही मान हो गया, तो लगभग 68 वर्ष क्या है एक व्यक्ति क्या हमारे भारत में जी रहा है, यानी उसकी औसत आयु कितनी हो गई, बढ़कर ज्यादा हो चुकी है पहले की तुलना में। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये किसके वजह से हो पाया, स्वास्थ्य की वजह से हो पाया, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से विकसित हो गई हमारे भारत अभी भी, लेकिन और विकसित करने की जनसंख्या। अब देखो बच्चों बात करें किशोर जनसंख्या बच्चों, अब देखो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है बच्चों ये किशोर जनसंख्या। ठीक है, इन्हें किसे कहा जाता है किशोर जनसंख्या बच्चों, जो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के होते हैं। जो बच्चों देखो किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं,
ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, किशोर किसे कहा जाता है, किशोर आयु या किशोर जिनको बच्चे किसे कहा जाता है, जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष होती है उन्हें किशोर कहा जाता है, किशोर बच्चे होते हैं वो, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये भविष्य के बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, मानव संसाधन होते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्यों लाएगी, ताकि बच्चों क्या है, परिवार जो लोगों के स्वास्थ्य है, उनके परिवार के हेल्थ पर, भोजन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर परिवार जितना छोटा होगा उनके स्वास्थ्य की और शिक्षा पर उतना अच्छा पैसा खर्च किया जा सकता है, उनके रहने पर उतना पैसा अच्छा खर्च किया जाता है। इसलिए सरकार की ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की, जिसमें उसका मेन उद्देश्य यह था कि लोगों को स्वास्थ्य और जो है कल्याण संबंधी जो भी चीजें हैं उन पर क्या है ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चलना बच्चों, देखो परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया बच्चों, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसी समय ये क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है बच्चों, लागू की गई। अब नई राष्ट्रीय जनसंख्या एक नीति है, देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, ये नई है, कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है बच्चों। अब इसमें देखो क्या हुआ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, ठीक है, ठीक है, यह है करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, ठीक है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है वो क्या कर रही है, वो कुछ बातों पर ध्यान दे रही है। वो कह रही है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों हैं उनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को क्या है 30 से घटाकर कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी कार्यक्रम चलाना, ठीक है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, ठीक है, के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को सीमित करना बच्चों, इन सब चीजों को क्या है बच्चों, परिवार नियोजन को क्या है बच्चों, चलाना, संचालित करना, या उसको एक परिवार को एक अच्छी सुविधा दे पाए उसको केंद्रित, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या बच्चों, क्या है ये नीति बनाएगी बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि क्या क्या कारक है, ठीक है, इसने किस चीज पर ध्यान दिया, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको उद्देश्य याद रखना कि इसने क्या क्या चीजें की गई बच्चों। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे अगर हम बात करें तो संविधान का बच्चों मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य बच्चों 11वां मूल कर्तव्य जो है वो इसी को दिया गया है कि जो माता पिता है ना वो अपने बच्चों को जो भी 6 वर्ष से, ठीक है, जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनकी क्या है शिक्षा पर क्या है बच्चों उन पर ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे, इस चीज पर ध्यान दिया गया है, बात करता है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर बच्चों, अब ध्यान से, किशोर कौन है आप सभी जान रहे हो, 10 वर्ष से लेकर बच्चों, 10 वर्ष से लेकर, ठीक है, 10 वर्ष से लेकर बच्चों जो 19 वर्ष की आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किशोर बच्चे कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों, किशोर मतलब बच्चे और किशोरियां मतलब बच्चियां की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने ये बात बोला कि पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरचना जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है बच्चों। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है, पोषण से संबंधित एक, तो दूसरा उनमें जो भी बच्चियां हैं जो गर्भ धारण कर सकती, उनके स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान देने के लिए बच्चों इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। देर से विवाह मतलब अब जैसे अभी क्या है, एक मुद्दा चला था कि जो विवाह की आयु जो है वो अभी तो 18 वर्ष है, कानूनी रूप से कितनी है बच्चों, 18 वर्ष है, लेकिन अभी कहा गया कि इसकी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, यानी क्योंकि एक पुरुष की आयु की वर्ष कितनी है, पुरुष की अगर हम बात करें एक पुरुष की अगर हम बात करें आयु की वर्ष कितनी है, 21 है, 21 है। महिला कितनी है, महिला का अगर हम बात करें बच्चियों का कितना है तो 18 वर्ष अभी के अकॉर्डिंग। अभी कहा गया कि महिलाओं की जो बच्चियों की जो उम्र है शादी की उसको बढ़ाकर क्या पुरुषों को समान कर दिया, उसे भी क्या 21 वर्ष कर दिया जाए, तो उसको लेकर घमासान मचा था, ठीक है, यही कह रहा है कि बढ़ा दिए जाए ताकि क्या हो
कि वो एक परिपक्व मां बन सके, क्योंकि बहुत सारे अभी क्या है हमारे यहाँ बाल विवाह भी अभी प्रचलन में भी है, 14-15 साल 16 साल में शादी करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या हो, बहुत दिक्कतें उनको, महिलाओं को, जो बच्चियां हैं उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या है, एक अच्छी स्वस्थ मां बने, इसके लिए क्या बच्चों, उनकी उम्र की जो शादी की जो उम्र है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसको लेकर बहुत बवाल भी चला था अभी, ठीक है। चलो फिर देखो, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, मतलब आपको मतलब बहुत सारे चीजें होती है, जैसे काफी चीजें हैं, ठीक है। अभी आप लोग इतने ज्यादा मेच्योर नहीं, तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बढ़ा रहा हूं आगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस पर ज्यादा क्या है बच्चों बात, मतलब क्या करना, मतलब शिक्षित करना उनको, मतलब यौन संबंधों के बारे में थोड़ा शिक्षित करना। जैसे बहुत सारी मूवीज बनी है इनके ऊपर, बहुत सारे न्यूज क्या है आप देखोगे एड्स आते रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में क्या है वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, अब जो गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना बच्चों, ठीक है। फिर देखो, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना बच्चों, ठीक है। जो भी माँ है उनको क्या है बच्चों, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देना, मतलब भोजन देना, पौष्टिक भोजन देना, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसा भोजन देना उन्हें, ठीक है। बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना बच्चों, मैंने आपको बताया कि बाल विवाह हमारे भारत की एक बड़ी समस्या है। आज भी लोग गांव में बहुत सारे लोग 14-15 साल की बच्चियों की शादी करा देते हैं, ठीक है, और 17-18 साल की उम्र तक आते वो मां बन जाती है। इससे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो बच्चा पैदा होता है वो भी कभी कभी क्या होता है, वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता। तो ये सारी समस्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं, इसके लिए क्या क्या है, सरकार ने क्या है 2000 में क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निकाली, जिसने बहुत सारे उद्देश्य रखे सामने, ठीक है, जिसका उद्देश्य ये है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों, आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद तो शायद खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ ये था बच्चों लास्ट टॉपिक। तो हमने ये चैप्टर कर लिया कंप्लीट, ठीक है। और आप सभी को उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, थोड़ा सा मजेदार चैप्टर था। थोड़ा सा आपको लगा होगा बोरिंग है सर, बहुत डाटा पढ़ना पड़ा आज, बहुत फैक्चुअल है ये। हाँ फैक्चुअल था, मुझे मेरा मानना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर है, क्योंकि इसमें डाटा पढ़ना है। अब मैं डाटे में फेरबदल नहीं कर सकता, तो मैं क्या ही करूंगा भाई। चीजें जो है मेरे जो समझाने लायक है वो मैंने समझाई, लेकिन जो डाटा है एकदम फिक्स है भाई, उसमें मैं कोई फेरबदल कर नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। तो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर आराम से पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे डाटे का, तो आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवीजन करोगे, पढ़ोगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ज्यादा डाटा है भी नहीं, बहुत सारी चीजों को आपको पहले से ही याद होगा, और कुछ चीजें अभी नहीं आई हैं, उनको बस पढ़ना है, आपको याद करना है, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर मजा आया होगा पढ़कर, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने जो क्वेश्चंस आपसे कहे पूछे हैं वो आपको बताने कमेंट करके। दूसरी बात यह है कि वीडियो को क्या है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, और लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी लोग आपको जानने वाले, जो आप ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी क्या है हमारे द्वारा जो किया गया एक प्रयास, उसका क्या है लाभ उठा सकें, ठीक है। हमारी टीम और हम लोग जो है आपको एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग उसको पसंद भी कर रहे हो, बहुत प्यार भी दे रहे हो, और ऐसे हमेशा हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।